लड़कियों के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि मुल्क आज़ाद है लेकिन अभी बेटियां आज़ाद नहीं है। अपनी कम्युनिटी पे एक हमारा वो था कि अपनी हम्म। कम्युनिटी समझ रही है ये बहुत खराब औरतें हैं। एक्टिविज्म बहुत मेहनत का काम है, अब की जुल्म ज्यादा है और हक कम है। कैसे मजाल आप सिलाई पे बात करिए, कटाई पे बात करिए, अचार पापड़ पे बात करिए, आप इस्लाम पे बात कैसे कर सकती है? देखिए, धारा के विपरीत चलना थोड़ा मुश्किल होता है। अजब है सच को सच कहते नहीं, वो कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं, मज़ारों से दुआएं मांगते हैं, यकीदे किस कदर पोले हुए हैं। जैसे बेगम हजरत महल ने आजादी की लड़ाई में अपने हौसले और हिम्मत से अपनी एक पहचान बनाई थी, वैसे ही हम आज एक ऐसी महिला से मिलने वाले हैं जो आज के जमाने में क्रांति की आवाज बनी हुई है। उन्होंने लखनऊ में महिलाओं को एम्पावर करने में काफी कुछ काम किया हुआ है और मुस्लिम महिलाओं के अपलिफ्टमेंट में और उनके हक की लड़ाई में काफी सालों से काम कर रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बतकही नाइश हसन जी के साथ में, हु इज अ राइटर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। वेलकम टू बतकही नाइश जी। थैंक यू, शुक्रिया। तो नाइश जी, सबसे पहले तो हम इसी बात से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली यू नो हु नाइश हसन इज। आप यू you नो कौन है, कैसे हैं, आपका क्या काम है, कैसे आपने इस एक्टिविज्म की जर्नी में कदम रखा? देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहते हैं कि कोई लेगेसी जिसको आप कंटिन्यू करते हैं, तो हमें बहुत खुशी और बहुत फख्र है ये बात कहते हुए कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे नाजिम अली, वो फ्रीडम फाइटर थे। 1916 में उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था गांधी जी के साथ। फिर वो शास्त्री जी से बहुत क्लोज रहे, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी तक उनका रिश्ता काफ़ी जुझारू एक स्वतंत्रता सेनानी का रहा। तो उनका जो जज़्बा था और वो कहीं न कहीं हमारे ख़ानदान में भी लोग कहते हैं कि हमारे अंदर थोड़ा आया है। और आज़ादी के बाद उन्होंने वो 2 टर्म एमएलए भी रहे। अच्छा। और उनकी एक ख़ास पहचान थी, जो बहुत अहम थी कि वो हिंदू-मुस्लिम यकजहती जिसको कहते हैं, एकता, उसमें उनका ज़बरदस्त बिलीव था। और कहीं बड़े से बड़े दंगे हो रहे हों और अगर वो खड़े हो गए, तो कोई वक़्त ऐसा अच्छा था कि कोई फिर आवाज़ नहीं उठा सकता था। तो उनकी एक बड़ी पहचान थी कि हिंदू-मुस्लिम को जोड़ने वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी कुछ न कुछ जो थी एक छवि या उनकी आदतें कहीं न कहीं हमारे अंदर आईं और हम आज़ादी की तो नहीं, लेकिन उस लेगेसी को औरतों की आज़ादी के ताल्लुक से आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारा बेसिक रहा है। तो बाबा ने इस तरह संघर्ष किया, हम औरतों के लिए आज़ादी का संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटा-सा इतिहास है। अच्छा, और मैंने ऐसा पढ़ा था कि जैसे आपके दादाजी ने उस टाइम पे जब औरतों को इतना पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, इन जनरल उनको आज़ादी नहीं थी एक अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीने की, उस टाइम पे उन्होंने महिलाओं के लिए उनके सपोर्ट किया उनका, और अपने घर की बेटियों को और अपने घर की बहू को पढ़ाया उन्होंने। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जब पूरा-पूरा इलाका कोई लड़की स्कूल ना जाती हो, तब तो मदरसे ही होते थे ज़्यादा स्कूल जाने के लिए, हिंदू, मुस्लिम सभी बच्चे, कोई भी नहीं भेजता था। उस वक़्त हमारे बाबा अपने कंधे पे अपनी बेटियों को बैठाल के ले जाते थे और स्कूल में छोड़ के आते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि उस ज़माने में वो हमारी जो फूफियाँ थीं, उस वक़्त वो अच्छी तालीम उन्होंने ली और वो टीचर रहीं। हमारी सभी फूफियाँ, और खूब पढ़ी-लिखी थी, उनका इंटरेस्ट भी बहुत था पढ़ने लिखने में। तो ये उसी का फ़र्क है कि जैसे बाबा ने वो एक बुनियाद रखी और वो उसको लेके चलीं और उसका नतीजा हुआ कि उन्होंने इतनी आगे गईं वो लोग। एक माहौल भी उनको मिला ना, और जब देख रहे हैं कि इतनी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग है उनके घर में, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर आप पे भी आता है। हाँ, आता है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी बड़े तल्ख़ तज़ुर्बे भी देती है। जैसे हमारी फूफियाँ जब जाती थीं तो उनको बिल्कुल अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था और ये कहा जाता था कि अरे नाज़िम क्या अपनी लड़कियों से नौकरी करवाएँगे, पैसा कमवाएँगे, इसलिए उनको पढ़ा रहे हैं। तो वो तो हमारी फूफियों की बात थी, लेकिन जब हम लोग का वक़्त आया, हम लोग तो उसके बाद के जनरेशन हुए, लेकिन हम लोग को भी बहुत ही बुरा वक़्त देखने को मिला। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तब 3 से 6 बजे
लीजिए शाम वाला पेपर होता था, जब पेपर देने हम लोग जाते थे, अच्छा हम लोग अकेले थे जो साइकिल चलाते थे, सब बहनें साइकिल से, भाई साइकिल लेके सब चले जा रहे हैं स्कूल, कोई नहीं जाता था इर्द गिर्द। तो ये सुल्तानपुर एक छोटा शहर भी था और वहाँ पे साइकिल से जाना तो मतलब अच्छी निगाह से नहीं देखते थे लोग कि अरे ये क्या बात है, ये लोग साइकिल से जाती है, वो भी पढ़ने जाती है, ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना इन लोग को पढ़ना है। लेकिन हम सोचते थे इसका क्या जवाब है कि क्यों पढ़ना सही बात है। वो चलता रहा, लेकिन उसका नतीजा तो सामने अब दिख रहा है ना कि अब हम देखते हैं हम लोग का वही गांव, वही इलाका जहाँ से ऑटो भर भर के लड़कियां स्कूल जाती हैं। मतलब ये सवाल ही खत्म हो गया कि लड़की पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। वहां से लड़कियां कॉन्वेंट में जाती हैं, वहां से लड़कियां डिग्री सेक्शन में जा रही हैं, बीएड कर रही हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। सही बात। लेकिन कोई तो होगा जो नींव का पहला पत्थर रखेगा, तो हम अपने घर का शुमार इसमें करते हैं बाबा की वजह से कि वो नींव का पत्थर हमारे घर से रखा गया था। अच्छा, उस टाइम पे जो आपने बात बोली ना कि लोग ये बोलते थे कि ऐसी क्या मजबूरी रही जो हाँ इतना पढ़ने जा रही है, शाम को एग्जाम दे रही है, हाँ तो वो सोच कहीं ना कहीं कितनी बदल गई है आज के टाइम में कि आज हाँ लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है कि बिल्कुल। पढ़ो, अपने हाँ पैर पे खड़े हो, अपने हाँ अपने बलबूते पे आगे बढ़ो। और उस टाइम पे उसको एक मजबूरी बोला जाता था। मजबूरी और क्या, जैसे कि एक वो दौर था कि जब हम लोग कहते थे कि पढ़ने चले जाएं बड़ी बात है ना। अच्छा अगर हाई स्कूल कर लिया तो इंटर करने मिल जाए, इंटर जिसने किया उसको ग्रेजुएशन तक जाने का मौका मिल जाए, और उसमें बड़ी बात कि कोएड में पढ़ने का। हम लोग अच्छा। को तो, हम लोग का कॉलेज जो था कमला नेहरू कॉलेज सुल्तानपुर में था, कोएड में जाना तो एक बहुत ही बड़ी बात थी कि लड़कियां जाएं। तो ये पूरी एक जर्नी इंटरेस्टिंग भी रही लेकिन बड़ी डरावनी भी रही कि आपके इर्द गिर्द कोई ना जाता और सर्दी की रात, सर्दी की सुबह सुबह आप साइकिल लिए अकेले चले आ रहे हैं पगडंडियों पे स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। तो आज याद करने में अच्छा लगता है लेकिन वो एक डरावना सफर भी होता था जब कोई नहीं। लेकिन सच में लोग कहते हैं कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन तरक्की बहुत हुई है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल में, 80s का पीरियड लीजिए, तो अब कोई ये सवाल ही नहीं रहा कि लड़की नहीं पढ़े, कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। तो बदलाव तो बहुत आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आया तो है, लेकिन साथ में हम्म, कई फैमिलीज आज भी ऐसी हैं हम्म, जो अपने घर की बेटियों को पढ़ने नहीं देना चाहते, और अगर पढ़ाते हैं तो उनको एक ये सीख साथ में देते हैं कि अभी तो पढ़ लिया, जितना पढ़ना है शादी से पहले पढ़ लो, शादी के बाद फिर कहाँ तुम्हें परमिशन मिलेगी, जो परमिशन वाला जो टर्म हो जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, हम लोगों ने जो बदलाव देखा है बहुत अच्छा बदलाव, इसको हम मानते हैं, तब से लेके अब तक बड़ा बदलाव। लेकिन जब आज भी ये देखो कि शहर में और इस राजधानी में ऐसे कितने मकान हैं जहाँ हम लोग सर्वे वर्वे में भी गए हैं जो अपनी बेटियों को नहीं जाने देना चाहते स्कूल। तो ये लगता है कि ये अभी वक्त के साथ कितने पीछे हैं और एक हिंदुस्तान में कितने हिंदुस्तान बसते हैं ना, कि कोई कहीं पहुंच गया है, किसकी बच्चे विलायत में पढ़ रहे हैं, किसी को इंडिया में बॉम्बे बेंगलोर जाने की इजाजत है, किसी को अपने शहर के प्राइमरी स्कूल में भी जाने की इजाजत नहीं है। तो अभी भी मतलब एक हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान बस रहे हैं, जो बड़ा एक अजीब है कि अभी भी कंट्रोल किया जा रहा है जबकि वक्त बहुत आगे चला गया। नहीं, आप तो बात एकदम बहुत सही बोली कि एक हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान बसे हैं, क्योंकि सच है ये। मतलब आज भी आपने वही चीज बोली ना कि कहीं लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वही छोटी सोच का शिकार हो रखे हैं। नजरिया हो जाता है ना कि जो देखेगा जिसके बच्चे विलायत में पढ़ रहे हैं वो कहेगा नहीं नहीं दुनिया तो बहुत बदल गई है, देखो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम भी छोटे शहर से निकले। लेकिन जिसके बच्चे को उसी शहर में जाने का नहीं मौका है, ये करामत स्कूल है पास में, यहाँ तक जाने का लड़कियों को मौका नहीं मिलता। कितनी बच्चियों ने सिफारिश की, मैम अम्मी से कह दीजिए कि हम स्कूल चले जाएं। कितनी बच्चियों ने हमसे ये सिफारिश की कि अम्मी को मना लीजिए, कोई कहता अब्बू को मना लीजिए। तो हमने ये सब काम भी खूब किया, बस्तियों में आगे बढ़े हैं। लेकिन यही होता है ना कि हम 10 कदम आगे आगे जाते हैं, फिर 5 कदम पीछे आ जाते हैं। कोई बड़ी ऐसी घटना हो जाती है लड़कियों के बारे में, वो किसी इलाके में हो जाए तो लड़कियों का निकलना रोक दिया जाता है। कि मानो अयोध्या में कोई रेप की घटना हुई, अब लखनऊ के पेरेंट्स भी इतना डर जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं अब नहीं पढ़ना है, अच्छा प्राइवेट पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इसका बहुत असर पड़ता है लड़कियों पे। और ये एक्चुअली सोचने वाली बात है कि
सुन के थोड़ा बुरा लग रहा है कि कैसे लड़कियों को सिफारिश करनी पड़ रही है कि मैम सिफारिश करनी घर पे पड़ती है। आके हाँ, समझाइए, मनाइए कि हमें हाँ, पढ़ने दिया जाए। बल्कि हाँ, एजुकेशन तो एक बेसिक राइट है आपका, फंडामेंटल, मतलब एक हाँ, हाँ, आपको पढ़ने की आज़ादी तो होनी चाहिए। बाकी लाइफ में हाँ। कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप पे पाबंदी लग जाती है, पर एक पढ़ाई-लिखाई एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ तो कोई रोक-टोक ना करे। हाँ, देखिए कागज़ी दुनिया और जो दुनिया हम जीते हैं, जो जो कहते हैं ना लॉ एंड लाइफ इज़ नॉट मूविंग टुगेदर, हुँ, कभी भी ऐसा नहीं होता। कानून में कुछ भी लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो ज़िंदगी में उस तरह से तब्दील नहीं हो पाता। जो हम रोज़मर्रा जीते हैं, हुँ, उसमें तब्दील नहीं हो पाती। वही कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारा कितनी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन आज भी अगर एक बच्ची घर से निकलने के लिए, अपनी सहेली के घर जाने के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए आज़ाद नहीं है, तो कौन-सी आज़ादी हुई अभी ना? सिर्फ़ तो सही कागज़ी बात है। आज़ादी है अभी। लड़कियों के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि मुल्क आज़ाद है, लेकिन अभी बेटियाँ आज़ाद नहीं हैं। सही बात, क्या बात है। अच्छा, आपने आपका ये जो एक्टिविज़्म का करियर है, ये हुँ, काफ़ी लंबा रहा है। जी, जी। तो इसमें अगर हम बात करें, कोई ऐसे केसेस रहे हों जो एक लैंडमार्क केसेस आपके लाइफ में रहो, या फिर वो एक कोई ऐसा केस या एक कोई ऐसी घटना रही हो जहां से आपकी एक्टिविज्म की जर्नी शुरू हुई? देखिए 2 बात है इसमें, एक तो शुरू कहाँ से हुई और एक कोई बहुत ख़ास केस, मैं दोनों हम्म। बताऊँगी आपको। शुरू ऐसे होती है कि हम एक छोटे शहर से आए थे सुल्तानपुर से। जब सुल्तानपुर से लखनऊ आए तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आना था। तो एक मन में ख़्वाब था कि बड़ा शहर है, बड़े अच्छे लोग होंगे और वहाँ पे ज़्यादा मौके मिलेंगे। हम तो छोटे शहर से हैं और वो भी एक कस्बे से, एक गाँव हम्म। से हैं, तो वहाँ मौके नहीं थे ज़्यादा। लेकिन जब हमने इस पे एक आर्टिकल भी बड़ा-सा लिखा है, तो जब हमने लखनऊ आके देखा, कुछ विमेन ग्रुप से मिले हम, तो हमने वहाँ पे बहुत, नाम नहीं लेंगे लेकिन हमने बहुत छुआ-छूत देखा। पढ़ी-लिखी औरतें, हम्म। तो हमारे सारे जो ख्वाब थे ना वो बिल्कुल चकनाचूर हो गए कि बड़े शहर के लोग बहुत बड़े होते हैं, हम्म। बहुत बड़ी सोच वाले होते हैं। वो मज़हब के नाम पे बहुत था। हालाँकि आज जैसा दौर नहीं था कि एकदम खुल्लम-खुल्ला लोग मुँह पे कहें, लेकिन फिर भी था। हम्म। कि कोई आपका टिफ़िन ना खाए, कोई सब, अगर 5 टिफ़िन रखे हैं तो एक ही टिफ़िन कैसे खाली हम्म। छूट जाए, है ना? और मुसलमान की बात बस तब हो जब खाली, मतलब उनको अपीज़ करने वाले कि हाँ, मुसलमान, मुसलमान। फिर 2002 जब गुजरात हुआ उसके बाद का सीन तो ये रहा है कि सब तंज़ीमों ने चाहा कि उसके उसके तंज़ीम में एक-एक मुसलमान हो जाए, मतलब जस्ट अ शो पीस, हम्म। है ना? उसको किसी भी पावर पोज़ीशन में कभी नहीं रखा। कई बार लोगों ने बहुत बुरे शब्द बोले, हम्म। जैसे कि मुसल्टा, मुसलमान होने के नाते, अरे ये मुसल्टे, और तुमको नहीं कह रहे, मतलब आम लोग होते हैं ऐसे, ये तुम्हें नहीं कह रहे हैं, है ना? हम्म। अच्छा तुम मुसलमान हो, फिर लगती बिल्कुल नहीं हो। ये क्या है? आप कैसा मुसलमान देखना चाहते हैं? हम ये पूछना हाँ, चाहते ये थे। स्टीरियोटिपिकल हाँ, इमेज क्या थी। आप, क्या देखना था आपको कि कोई बहुत गरीब सी औरत दुपट्टे में लपेटी, मज़लूम सी आ रही, आपके दिमाग में वो तस्वीर थी? यहाँ से हमारे मन में एक सवाल आया था कि नहीं, हम मुस्लिम औरतों के साथ काम करेंगे, कि इन तंज़ीमों में कहीं जेंडर की बात होगी, वायलेंस की बात होगी, पैट्रियार्की तोड़ने की बात होगी, हम्म। लेकिन यहाँ मुसलमान औरतें नहीं हैं, तो हम आधी दुनिया में भी एक हिस्से को जब अलग कर देंगे, तो वो तो पीछे ही रह जाएगा ना। सही बात। और उसकी कौम ने भी उसको पीछे रखा है, मतलब ये माफ़ी के साथ कहेंगे, लेकिन कौम ने भी उसको पीछे हम्म। रखा था। तो हमने सोचा कि हम गरीब बस्तियों में काम करेंगे। फिर हम 22 बस्तियों में लखनऊ की, जो बहुत दूर-दूर थी और कुछ शहर के बीच में भी थी, लेकिन उन लड़कियों का ताल्लुक शहर से नहीं था। उन्होंने हज़रतगंज नहीं देखा था कहाँ है, उनको ये नहीं पता था अमीनाबाद कहाँ है, या जबकि वो कोई, इसी शहर में रह इसी रही है। शहर में रहती थी। हमने कितनी लड़कियों को टेम्पो में भर-भर के हज़रतगंज दिखाया कि चलो भाई अब विज़िट पे चलते हैं, हज़रतगंज देखेंगे। हम्म। तो फिर सड़कें दिखाना, शहर का ज़िंदगी क्या है वो दिखाना, बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ दिखाना, हम लेके लेके गए हैं लड़कियों को। तो हमने ये सोचा था कि हम मुस्लिम लड़कियों के साथ, मुस्लिम औरतों के साथ काम करेंगे, और ये हमने फिर शुरू कर दिया था। हम्म। अब मज़े की बात सुनिए कि हमने तो अपना इरादा किया था कि भई मुस्लिम लोग भी एक्टिविज़्म में आएँ, अपना ज़हन रोशन करें थोड़ा, मुस्लिम हम्म। औरतें भी। जब हम वहाँ गए गरीब बस्तियों में, तो भई हमारा वहाँ पे भी इंटरव्यू लिया जाने लगा। आपका नाम क्या है? बताया। हम्म। तो
उन्होंने सोच लिया अपने मन में कि ये यहूदी हैं ओहो। और नाइस, उन्होंने नाइस समझ लिया और नाम से उनको ये लगा कि हमको यहूदी औरत है, और उन्होंने बाकायदा मस्जिदों में ऐलान हो गया कि इनको अपने घर बैठने से रोका जाए, ये हमारी लड़कियों को लामहज़ब कर देंगी। और जबकि हम लोग लड़कियों को उनके ख्वाब पे बात कर रहे थे कि आज सब लोग अपना अपना एक ख्वाब लिखेंगे और उसको खोला जाएगा सबके सामने, उस पर बात होगी, वो लड़की अपने सपने को खड़े होके बताएगी। एक बांसमंडी इलाका है यही, ये वहाँ की घटना है। अब वहाँ के लोगों ने हमको जब परेशान करना शुरू किया, मुसलमान हो? जी हाँ। नमाज पढ़ना आता है? रोजा रखना आता है? नमाज पढ़ के दिखाओ, रोजा रख के दिखाओ। अरे इतने एग्जाम हमारे हुए कि एक जगह से हम आए थे वो डिस्क्रिमिनेशन छोड़ के, फिर ये सोचा अपनी कौम को हम थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे और एक अच्छे नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ शुरू हो गए मौलवी लोग, नमाज पढ़ के दिखाओ, और स्कूटी थी उसमें पानी डाल दिया, मतलब तरह तरह से तंग करने लगे वो लोग हम लोगों को। एक दिन माइक पे कुछ लड़कियां हमारे साथ की बोल रही थी कि हम सानिया मिर्जा बनना चाहते हैं, ऐसे बोलने लगे, ख्वाब थे लड़कियों के। एक मौलवी साहब बैठे थे, हमने कहा आइए अगर आप, उन्होंने कहा मैं बोलना चाहता हूँ। वो आए माइक पे और भाई उन्होंने पूरी लानत मलामत हम ही लोग की करने शुरू कर दी। तो ये बहुत ही अजीब है कि जब हम देखते हैं बाहर तो हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, जब हम अपनी कौम के अंदर चाहते हैं डेवलपमेंट करना या आगे बढ़ाना अपनी बहनों को, बेटियों को, माओ को, तब हम एक दूसरी तरह से होता है कि आप लगती नहीं मुसलमान, क्योंकि आप बुर्का नहीं पहनती, आपके आस्तीन इतनी है, आपने कभी कभी बिंदी भी लगाई है, आप बेहिजाब आती हैं, मतलब वो क्राइटेरिया में पास करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल था वो वक्त, लेकिन वो वक्त से विश्वास जीतने में हमें 5 साल तो लग गए जो कि हम आपने विश्वास जीते कि भाई हम आपकी तरह नॉर्मल इंसान हैं। वो रात में बुलाते थे, अब रोजा अफ्तार के लिए आइए, हम भाग के जाते थे वहां कि उनको कुछ हमारा विश्वास हो जाए, है ना। जब विश्वास होगा तभी हम इनके साथ काम कर पाएंगे। फिर एक लंबा वक्त लगा, औरतें लेकिन ऐसा बदली। उसके बाद ही 2005 में इमराना हो गया था मुजफ्फरनगर में, जब ससुर ने अपनी बहू का रेप किया और उसके बाद वहां एक पंचायत बैठी, खाप पंचायत मुजफ्फरनगर में। उसने ये कहा कि अब ये अपने शौहर की बीवी नहीं रही, अब शौहर इनका बेटा हो गया और ससुर इनके शौहर हो गए। अरे ये इन्होंने पूरा फरमान सुना दिया। और हम लोग ने क्या किया, रात में टिकट कराया, वो भी टिकट कंफर्म नहीं, बस भागे हम सीधे मुजफ्फरनगर और वहां पे जाके डेरा डाल दिया कि भाई ये नहीं हो सकता। लखनऊ में एक धरना किया। तो वो जो औरतें बांसमंडी की जो हमारे साथ जुड़ी रहीं, आदमियों से बचते बचाते भी, उन्होंने एक सुर में कहा कि मौलवी अपनी हदें पहचाने। ये बात बहुत अच्छी ये थी, बहुत बड़ी बात बहुत थी। बड़ी बात थी कि क्यों ये औरत, उसी का रेप हुआ और उसी को आप कह रहे हो अब वो शौहर, तुम्हारा शौहर आया उसको भगा दिया गया, पंचायतों ने उसको अपनी बीवी के साथ रहने नहीं दिया, इमराना ने अपना गांव छोड़ा, आके वो शहर में फिर एक बोरी वोरी सिलने का काम करने लगी। सोचिए उस केस में हमने फिर, हम सब ने, कई और लड़कियां थी, रेहाना थी एक बहुत अच्छी एक्टिविस्ट, हम सब ने एफआईआर कराई थी ससुर के खिलाफ। अच्छा। वो जो रेपिस्ट था ना, हम लोग कह रहे थे भाई ये रेप है, और ये लोग कह रहे थे दीन बचा लो। भाई दीन कैसे हम बचाएं? ये दीन, वो इमराना को मालूम नहीं कि पूरे देश, अगर आप पुराना डेटा ढूंढेंगे ना 2004-5 वाला, आपको मिल जाएगा कि दीन बचाने के नाम पे बड़ी बड़ी तंजीमें, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, सरकार के तमाम मंत्री आ रहे हैं, इमराना के पैर पे टोपी रख के कह रहे हैं दीन बचा लो, दीन तुम्हारे हाथ में। एक डेलीगेशन लखनऊ से जाता है रेप की जांच करने, 5 लोग थे जिसमें मजहबी लोग, सरकारी लोग, एक भी औरत नहीं, और वो सब रेप की जांच करने गए थे। तो सोचिए कि उस इमराना पे क्या गुजर रही है कि उसके ससुर ने उसको रेप किया और आप उसके पैर पे टोपी रख रहे हो। बात बहुत उछल गई, तुम दीन बचा लो, उसको तो मालूम नहीं दीन क्या है भाई, दीन वीन क्या, वो तो भाई मुसलमान है जैसे नॉर्मल रोजा नमाज करते हैं और मजदूरी करती है। तो वो मामला काफी उछला।
उस मामले में तमाम हम लोग कोई देखिए मज़हब के खिलाफ बात नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे ये रेप है और इसको जेल जाना है। उसकी बेल हम लोगों ने अपोज़ की। बेल इस हद तक अपोज़ की कि हम उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट गए उसको अपोज़ करने के लिए। शायद वहाँ एक हम भूल रहे हैं, शायद रवि किरण जैन थे, बड़े वकील थे। हम लोगों ने किसी के ताल्लुक से उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम रेहाना गए वहाँ, रात में रुके एक छोटे से होटल में। होटल में लोग कह रहे हैं कि ये कोई सेक्स वर्कर है क्या, ये अकेली है बिना मर्द के आके रुकी हुई है ये 2 औरतें। एक के बाद एक एक ऐसी के चीजों का बाद एक सामना करना पड़ रहा है जो सोच के लग रहा है कि सही में कैसा फील हुआ होगा कैसा उस टाइम फील पे। हुआ। वो सोच ही नहीं सकते थे कि 2 नौजवान, तब हम लोग भी जवान भी थे, और ये आई हैं होटल में अकेले रुकी हुई हैं। भाई उन साहब ने हम लोग का केस किया, हम लोग से पैसे नहीं लिए क्योंकि हम लोग के पास पैसे वैसे तो थे नहीं, और उसको उसकी जो जेल में था वहीं से उसको 10 साल की सजा हुई, उसकी जमानत जो है रिजेक्ट हुई और 10 साल की उसको सजा हुई ससुर को। ये हम लोग की एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। 10 साल की सजा हुई। फिर हम सब ने कलेक्ट किए पैसे और सुभाषनी अली ने भी 50,000 इकट्ठा किया और इमराना को मशीन और कुछ सामान दिलाया गया। उसने शहर में अपना सिलाई का काम किया, उसके हस्बैंड को रिक्शा दिलाया था, याद आ रहा है शायद। फिर वो दोनों साथ रहने लगे और लोग आके मना करते अब तुम हराम हो, तुम हराम हो। अरे भाई उस आदमी और औरत की गलती क्या है? उसकी आजकल के गलती टाइम क्या में है? जिसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, हाँ ये क्लासिक एग्जांपल उसका है कि बिल्कुल। इमराना एक ऐसी महिला है जिनके साथ में गलत हुआ है, हाँ लेकिन उनको जस्टिस दिलाने के अलावा दुनिया भर के सारे काम हो रहे सब काम हो रहे थे। अभी देखिए वक्त बहुत खराब है, हैं। अभी हम ये सब बात इन लोगों को क्या कहें, लेकिन एक वक्त ऐसा था इन लोगों ने हम लोग की एक कोई कसर छोड़ी नहीं थी। वहीं देवबंद है, आप जानती ही होंगी, देवबंद वही है। अब देवबंद के मौलवियों ने देखा ये रोज अखबार में छप रहा था, तब ये सब नहीं था, फेसबुक और सोशल मीडिया ट्विटर ये नहीं सब था। हाँ। सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ हमारे पास ईमेल था। ईमेल की एक सुविधा याहू था। तो हम लोग क्या करते थे, जो कुछ दिन भर करें याहू पे लिख के सहेलियों को दिल्ली विल्ली इधर भेज देते थे, फिर अखबारों में आ जाता था। तो वहाँ के देवबंद में ये हुआ कि ये कौन लोग हैं बेहया औरतें जो ये सब काम कर रही हैं। उन्होंने हम लोग के नाम पते नोट किए कि इनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे, चिट्ठियां भेजेंगे इनके घर कि कौन सा बेहुदा परिवार है जिन्होंने इनको छोड़ रखा है कि आके ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसमें जो है इनकी जमानत रिजेक्ट की जाए, और ये इस केस में पूरा अच्छा लंबा धरना चला था। तो वो एक हम लोग के ऊपर दबाव। अच्छा अपनी कम्युनिटी पे एक हमारा वो था कि अपनी कम्युनिटी समझ रही ये बहुत खराब औरतें हैं। अच्छा बाहर से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कोई, तो हम लोग एक बुरी सिचुएशन में थे, लेकिन एक मेहनत करके, लेकिन एक्टिविज्म बहुत मेहनत का काम है, सही बहुत बात। मेहनत का काम है। ये कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं होता, इसमें आपको जान लगानी पड़ती है अपनी। आपको पता है एक बैग आप लेके आएंगे गंदे कपड़े का, घर में रखेंगे, दूसरा झूला उठाएंगे, दूसरी बस पकड़ेंगे, इलाहाबाद चले जाना है, वकील के पास बैठे रहना है, आपको केस अपोज करना ही करना है। तो ये एक बड़ा मेहनत का काम रहा, लेकिन इमराना के केस में हम जीत गए। 10 साल में उसको जेल हुई। वो एक्चुअली बहुत बड़ी बात थी, हाँ बिकॉज जहाँ पे हुँ। इतनी सारी विक्टिम शेमिंग हुई, विक्टिम हाँ ब्लेमिंग हुई, उनको हाँ इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ा, हुँ, आप लोगों को इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ा, हाँ वहां पे भी आके अगर एक वर्डिक्ट आया जो आपके फेवर में हो, बिल्कुल। तो हुँ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, और आजकल के पूरे टाइम में टाइम भी देखें तो हाँ, वही तो चल रहा है, मतलब ठीक करंट है। सिनेरियो इज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंड हाँ, बैक सही देन, में। बिकॉज आज भी वही चीज हो रही है महिलाओं के साथ में। अब तो और बड़े-बड़े हो रहे बहुत हैं। बड़े बड़े हुँ, केसेस हो रहे हैं, रोज सुनने को मिल रहा है, मतलब शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जहाँ पे फोन उठाया हो सही या में, टीवी खोला हो और ऐसा कोई केस ना ना पढ़ने मिला। को मिला हो। देखिए तब और थोड़ा 20 साल में फ़र्क ये था कि तब हम लोग बिल्कुल निडर होके जीपीओ पे झंडा लेके और बैनर लगा के बैठ जाते थे वहीं, कोई क्या करेगा हमारा, हैं? क्योंकि हम सच की बात कह रहे थे। आज हालात इतने खराब हैं कि अगर हम 4 पर्चे लेके लोगों को हज़रतगंज में हम लोग बाँटने लगते हैं, मधु गर्ग जैसे लोग, हम, आशा जी, मतलब जो थोड़ा-सा लगे रहते हैं, रूपरेखा जी, तो आप
पर्चे बांटने के लिए खड़े हुए, एक ट्रक पुलिस आ जाती है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब अगर हम 6-7 औरतें हैं तो 50 पुलिस आके खड़ी हो जाती है और तुरंत वो भरेगी गाड़ी में और आपको ले जाके वो जंगल में छोड़ के चली जाती है। तो अब आपका वो जो हक था प्रोटेस्ट करना, आवाज उठाना, वो हक हमारा छीन लिया है, वो सरकारों ने छीन लिया है। ये फर्क है। अब की जुल्म ज्यादा है और हक कम है, हम आवाज नहीं उठा सकते। आप एक प्रोटेस्ट बिना वो इतना लंबा फॉर्म भरवाते हैं, अगर आपको कोई प्रोटेस्ट, अव्वल तो आप प्रोटेस्ट अब कर नहीं सकते एनजीपीओ पे, आपको जाना पड़ेगा वहीं एक बहुत दूर शहर से बाहर जेल रोड पे एक जंगल जैसा है, वहीं जाइए, आप उसी में प्रोटेस्ट करिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई नहीं देखता। यहाँ हम लोग करते थे, पूरी पब्लिक खड़ी हो जाती थी, हम पार्क के अंदर, हम लोग पर्चे बांट रहे हैं, हम लोग गीत गा रहे हैं, हम लोग लोगों कठपुतली शो कर रहे हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं कि लोगों को पता चले क्या हुआ है। आज हमारे पास वो स्पेस नहीं है। तो ये एक दुखद बात भी है ना कि क्राइम बढ़ गया, स्पेस घट गया। स्पेस घट गया, हाँ। जहाँ पे लग रहा था कि शायद इसका उल्टा होगा, तो एकदम ही ऑपोजिट चीज हो रही है। हाँ। तो ऐसे जब चैलेंजेस आते हैं या फिर आपको आई एम श्योर थ्रेट्स भी आए होंगे कई सारे, बहुत। तो ऐसे सिचुएशन से आप कैसे डील करती हैं? कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि सब छोड़ छाड़ के एटलीस्ट एक सुकून का जीवन बिताए? क्या बताएं, इतनी बार तो एफआईआर हुई है कि हर बार मतलब फंस जाए वो किसी चीज में, आप फंस जाते। अभी हम लोग 3 तलाक को लेके घंटा घर पे एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये हमने अपनी किताब में जिक्र किया है। तो हम घंटा घर के पास हम कुछ औरतें थे, जैसे कि 20 औरतें, वो हम किसी टीवी चैनल वाले के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या है 3 तलाक। देखिए 3 तलाक इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मौलवी हम लोग को चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन 3 तलाक कुरान में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। तो उसको खत्म होना ही चाहिए। आपने नहीं किया, हम करेंगे, है ना। तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जब तक हम मतलब चर्चा जब शुरू हुई तो हम औरतें ही औरतें, गोला घेरा ऐसा बना हुआ था। अब उसमें इतने सारे लड़के आए, जैसे ही माइक लगा बातचीत शुरू हुई, वो मार पीट और माइक लेके तोड़ना, चीखना, उन लोग ने पूरा सब औरतों को पीटना शुरू कर दिया। हम लोग जो थे वहां पे, अच्छा चैनल वाले अपना भाग गए। अब हमारी औरतें, किसी को ऑटो नहीं मिल रहा है, किसी को पैदल जाने के लिए मुसीबत है, कोई गाली दे रहा है। अब इस मुसीबत में हम थाने गए कि भाई एफआईआर लिखी जाए। पहले दिन तो पुलिस एज यूजुअल टरका के भगा दिया कि देखते हैं मैडम क्या हो रहा है। फिर अगले दिन में एफआईआर लिखी जाएगी, आपको लिखना ही है। तब एफआईआर लिखी गई। तो एक तो ये कि हम लोग लिखाते हैं, फिर वो इनको ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। वो तो कुछ लोगों के गुंडे थे जो हम लोग को हमला करने आते हैं। ये कोई आम लोग नहीं कहेंगे कि भाई 3 तलाक खत्म हो रहा है तो इनको मारो। क्यों क्यों कोई कहेगा। ये कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं ना, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो ऐसे लोगों को भेजते हैं। तो ये हुआ। और दूसरे, हम लोग के ऊपर कितनी बार एफआईआर हुई है, हम लोगों ने कितनी की, और कितनी बार हमको थ्रेट मिला कि घर आ गए भाई, हम घर पे नहीं थे, काली शेरवानी पहने कोई साहब आ गए। अब उन्होंने हमारे साथ एक थी, हमारे घर में पहले खाना बनाती थी, उनसे कहा वो कहाँ है, उन्होंने कहा है नहीं, बाहर गए। वो जब आएंगी तब तक हम बैठे रहेंगे। और उसने हमें फ़ोन किया ऐसे ऐसे हैं, और हमने कहा हम आएंगे नहीं, आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वो बैठे रहे कि कैसे मजाल, आप सिलाई पे बात कर रही है, कटाई पे बात कर रही है, अचार पापड़ पे बात कर रही है, आप इस्लाम पे बात कैसे कर सकती है। मतलब धमकी। और कितनी बार हुआ है, शायद गिनती हम नहीं कर सकते, कि फोन उठाया सुबह 5 बजे, बड़े अदब से, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बताएं। माँ बहन की गालियां शुरू कि तुम जो हो इस्लाम पे बोलोगी, 3 तलाक पे बोलोगी। मतलब किस तरह का कैरेक्टर है लोगों का, कितने हम दोहरा चरित्र रखते हैं, ये भी एक बात है। आज दौर बहुत खराब है, लेकिन हम लोगों ने जो भोगा है, जो सच है, वो भी तो एक हिस्सा है ना उसका। कि कभी कश्मीर से फोन आ जा रहा है कि मार देंगे, कभी
जोधपुर से फोन आ जा रहा है, फिर हम भाग रहे हैं थाने एफआईआर करने, तो वो ढूंढ रही है, पुलिस गई वहां, जोधपुर गई, कश्मीर गई, मतलब ये भी एक दौर चलता ही रहता है साथ साथ। तो क्या बताएं, जब आप देखिए धारा के विपरीत चलना थोड़ा मुश्किल होता सही बात। है ना, कि आप जरा सा सब कुछ चल रहा है कि सब सही है, शांति बनी रहे, हम शांति बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। अगर कुछ गलत है, गलत को गलत कहने का आप में साहस होना चाहिए। अजब है सच को सच कहते नहीं, वो कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं, मजारों से दुआएं मांगते हैं, यकीदे किस कदर बोले हुए हैं। तो दुष्यंत कुमार की बात कितनी सच है ना। तो ये है कि हम औरतों ने जब सोचा कि नहीं, हम गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते भाई, आप कितना भी शरीफ हो, कितना भी आपकी अच्छी दाढ़ी हो, आपकी तालीम ज्यादा हो, पर हमारी भी अपनी एक आवाज है। और जब जब ऑपरेशन के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है तो उनको कई चैलेंजेस का, कई मुसीबतों का सामना करना ही पड़ा है। बिल्कुल। और आई थिंक कोई भी क्रांति बिना कुछ चैलेंजेस के आती भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। एक आवाज तो होगी ही, चाहे वो गोरख पांडे की आवाज थी, चाहे हम लोग की आवाज हो, वो होगी ही होगी। मुसलमान कम्युनिटी के लिए तो हम लोगों ने एक अच्छी आवाज उठाई, उसके लिए कम से कम 10 साल पढ़ाई भी की। भाई आप हमें अरबी बोल के कुछ भी समझा दो, हम कैसे समझ पाएंगे क्या है ना। या तो आप हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, तो हम समझ पाएंगे। जब आप अरबी में बोल के और हमको कह दो नहीं, और ये कहो कि आपको इसी को मानना ही मानना है, तो हमारा खोजी मन हम जानना चाहेगा कि भाई कौन सी ऐसी भाषा है जो आदमी समझ नहीं पाया है। फ्रेंच हो, अरबी हो, फारसी हो, सब तो लोग जानते हैं, तो ऐसा क्या लिखा है इस ग्रंथ में कि औरत नहीं पढ़ सकती। तो हम लोग को मिले, खास तौर से हम उनकी बहुत इज्जत करते थे, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, उनकी तमाम किताबें हैं, बॉम्बे से थे। उन्होंने हमको ये कहा था कि तुम अरबी सीखो, अरबी सीखोगी तो मौलवियों को जवाब दे पाओगी, वरना तुमको उलझा देंगे अपने जाल में। बहुत अच्छे इंसान थे वो। खैर अरबी तो नहीं सीखा, लेकिन पढ़ा, खूब पढ़ा, लगभग 10 साल पढ़ा, और इस इरादे से पढ़ा कि हम जवाब देने लायक बन जाएं। फिर जब इतना पढ़ लिया कि हम इनको तो भाई हम काबिल नहीं कह सकते खुद को, लेकिन इतना पढ़ लिया कि आपकी किसी भी नाजायज बात का जवाब हमारे पास है। तब फिर टीवी डिबेट में खूब जाने लगे। 3 तलाक की जब पिटीशन पड़ गई थी और हम लोग 3 तलाक पे लगातार लड़ रहे थे, फिर टीवी डिबेट खूब चलती थी। हम जानते थे बहुत से चैनल को ये बहुत खराब है, इनका एक दूसरा एजेंडा है, लेकिन हमारा भी एजेंडा था कि इसको कौन आगे ले जाएगा। सही बात। तो हम लोग जाते थे, और कोई भी मौलवी, कोई भी आदमी हमारे सच को झुठला नहीं पाया था। वो हमें गलत कह सकता है, अरे ये आज़ाद औरतें, आवारा औरतें, बच्चलन औरतें, आप हमें टाइटल दे दो, हम लोगों ने बहुत गालियां सुन ली, लेकिन हमारे सच को, हमारी बात को आप इनकार नहीं कर पाए। और यही बात थी कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं इनकार कर पाया, है ना। सही बात। और ये एक जीत हुई, हालांकि उसमें बीजेपी ने एक खेल खेल दिया। वो जो जब हाउस में गया, जब लॉ बनना था, वो लॉ अच्छा नहीं बनाया। हमने ये थोड़ी चाहा था कि सारे मुसलमान लड़कों को पकड़ पकड़ जेल में डाल दो। हमने तो एक इंसाफ की बात की थी कि इसको एक तरीके से लाया जाए, है ना, उसको क्रिमिनल ना बनाया जाए, उसको सिविल मैटर सिविल रहने दिया जाए। खैर एक कदम बढ़ा है तो शायद आगे अच्छा भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक शुरुआत है, आगे और भी अच्छी चीजें होंगी। हाँ, आगे और भी क्रांतियां आएंगी। और सवाल जवाब की बात हो रही थी, तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप वो पहली महिला हैं जिन्होंने अपना निकाह एक महिला काजी से पढ़वाया था। जी तो जी आप जी। क्या हमें उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बता सकती हैं? बस यही सोचा कि देखिए, जब हम बात करते हैं दहेज के खिलाफ, हम लोग लड़ते हैं, हम लोग बराबरी के लिए लड़ते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि समाज में आर्थिक गैर बराबरी भी ना हो, है ना। तो शादियां इतनी महंगी करने की क्या जरूरत है। शादी ऐसा आखिर क्या है कि आप जो उसमें आप पूरी जिंदगी लगा दो, लुटा दो, अब कर्जदार हो जाओ, क्या ऐसी तो नहीं होनी चाहिए शादी। सही बात है। तो हमने ये सोचा, कई चीज सोची कि एक तो इसको खर्चीली शादी ना बनाओ,
और दूसरे अगर निकाह ही करना है तो निकाह अगर इस्लाम बराबरी देता है तो औरत भी कर सकती है, क्यों नहीं औरत कर सकती। ये हमारे सिर्फ मन की उपज थी कि जब हम पढ़ रहे थे उस दौरान, भाई पढ़ भी रहे थे ना, तो लगा कि जब औरत भी कर सकती है तो क्यों ना हमारे उसको औरत जो है सोलोमनाइज करे। तो ये सोचा, फिर ये लगा कि जब भाई हम लोग रोज सड़कों पे निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, धरना प्रदर्शन, अकेले यात्राएं करते हैं देश दुनिया में, तो ऐसा क्यों हो कि एक आप किसी इंसान को सिलेक्ट करें, उसके यहाँ उसके साथ जीने रहने के लिए 500 लोग आपको लेने आए। ये एक मन में सवाल था, ऐसा क्यों हो, है ना, कि 500 लोग, भाई जो बारात में लोग आते हैं 500, वो किस लिए आते हैं। वो एक मजलूम बैठी होती है दुखियारी, सिर झुकाए, और वो पलके नहीं उठा पाती, फिर उसको लेके वो जाते हैं। तो ये इमेज ही क्यों रहे, है ना, आप नॉर्मल इंसान की तरह हो। सही बात। तो एक तो 500 लोग ना आए, हम दुनिया में सफर कर सकते हैं। और क्यों इतना लाविश खाना पीना हो, क्यों इतने सारे, मूर्ति नहीं है, हम इंसान हैं, इतने सारे जेवर क्यों पहनना भाई, कि यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे आप चल ना पा रहे हो कमर में भी लटकाओ, क्यों। ये तो बेड़ियां हैं औरत की ना, तो इनको, आपको शौक है हल्का मुल्का कुछ पहन लो ठीक लगने के लिए, खुशी के लिए, लेकिन इस कदर क्यों कि आप इंसान हो या मूर्ति हो, फर्क करना सीख लो, है ना। और आप मूर्ति यूं बैठी है, उसको कह दिए ऐसे कर लो तो ऐसे कर लिया, ऐसे करो बेटा तो ऐसे कर लिया, तो ये ठीक नहीं है। एक पेट्रियार्कल है सारा सिस्टम, ये इसको तोड़ना चाहिए बुरी तरह से पेट्रियार्कल है। बिकॉज यहाँ पे आपको जैसा बोला जा रहा है, आपको वैसे ही करना पड़ रहा है। सारा ख्वाब कहाँ खत्म हो जाता है, उस शादी पे। एक लड़की को जो बचपन से ख्वाब सिखाया दिया जाता है, वो सारा ख्वाब बस वहीं तक खत्म होता है, और उसकी जर्नी में भी बसे रहता है, मेरी शादी ऐसे होगी, ये डिजाइनर होगा, ऐसे में पहनूंगी, ऐसे चलूंगी। ये क्या है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। शादी करिए, आपको अपना पार्टनर चुनने की इजाजत नहीं होती है। कोई मिश्रा किसी वर्मा को चुन ले, किसी दलित लड़के को चुन ले, कोई ब्राह्मण की लड़की, काट के फेंक देते हैं लोग। कोई दलित लड़का, हमारे पास मिसालें हैं ना हमारे देश में, दलित लड़का जब उसकी ख्वाहिश क्या थी कि हम घोड़े पे बारात ले जाएं, उसको ठाकुरों ने कितनी अजियतें दी, 6 महीना वो लड़का मुकदमा लड़ता रहा कि वो घोड़े पे बैठ के अपनी बारात ले जाए। तो जिस देश में अपना आप पार्टनर नहीं चुन सकते हैं, वहां आप इस पूरे सिस्टम तामझाम को क्यों अपनाएं। इसको छोड़िए, नॉर्मल शादी करिए, सबसे हाथ मिलाइए, मिलिए जुलिए, और एक डिक्लेरेशन होगा कि आज आप अपने एक रिश्ते में जा रही हैं। तो यही बस इसके पीछे सोच थी कि हम कोई दहेज नहीं दे सकते, हम लाखों के जेवर नहीं पहन सकते, हमें 500 आदमी लेने ना आए, हम नॉर्मल खाना खिलाएंगे, पर हम ये नहीं, एक एग्जाम्पल भी सेट हो कि लोगों को लगे कि हाँ ऐसा हो। गरीब के लिए शादी आजकल बहुत बहुत बड़ा एक सौदा है, उनकी बेटियां घर बैठी रह जाती हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो हमने देखा कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, कितनी लड़कियों ने हमको फोन किया था, मैम कितना अच्छा लगा हमें। एक एग्जाम्पल सेट किया था वहाँ पे आपने। आई एम श्योर ऐसे लोगों ने आपको अप्रोच भी किया होगा, कई लड़कियों ने इस बारे में। हाँ, तो अप्रोच किया, और हमने खुद कई लड़कियों का ऐसे निकाह पढ़ाया। अच्छा, हमें लगा कि इसमें क्या बुराई है, हमने खुद पढ़ाया। घर वालों की तरफ से थोड़ा बहुत तो एक अपोजिशन तो मिला ही होगा वहाँ पे। वो लड़की के या हमारे घर वालों के? लड़की के। नहीं, जब वो लोग तैयार थे और तब भी नहीं हो पा रही थी शादी, तो हमने कहा नहीं, हम कर सकते हैं, इस्लाम में बराबरी है, तो बराबर के लिए निकाह तो सिर्फ एक तरह से वो है ना कि हम एक रस्म को वो कर रहे हैं पूरा, आप 2 ही लोग इसमें हो, तो उसमें गवाह है, निकाह पढ़ने वाला है, आप दोनों हैं, यही तो जरूरत है। बिल्कुल। तो इसके लिए इतनी तामझाम की जरूरत नहीं, हम कर सकते हैं, हमने किया। हमने तो वैसे भी तमाम लड़कों लड़कियों की शादियां कराई, और जब वो बेचारे फंसे, तमाम हिंदू लड़के थे, उनको हमने अपने घरों में छुपाया। भाई ये होता है ना कि हम शादी नहीं करने देंगे, हमारी चाहे आप जान ले लो, ये हाल है ना। अभी भी वही मेंटालिटी कोई है। लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, अब तो खैर भाई योगी साहब ने इतने कड़े कानून कर दिए कि
आप प्रेम करने से पहले कुंडली ले लेना लड़के की। एक होता है ना कि दुनियाए मोहब्बत में काबा है ना बुतखाना, तो आप ऐसी दुनिया बनाओ रंगीन जहाँ ना काबा हो ना बुतखाना, कोई किसी से प्यार करे, किसी से शादी करे, लेकिन उस पे आप लंबी मोटी लकीरें खींच रहे हो, 20-20 साल जेल में सड़ाओगे लड़कों को। हम्म तो ये ऐसी दुनिया हमें नहीं चाहिए। हम्म जहाँ काबा भी हो, बुतखाना भी हो, लोग मंदिरों में भी जाएं, मस्जिदों में भी जाएं, ऐसी दुनिया की दरकार है। और बस तो इसी बस इसी दुनिया के इसी, लिए आप काम भी कर रही हैं हाँ, तो कि इसी ऐसी ही दुनिया दुनिया एक बना की। सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब ख्वाब उसी के इर्द-गिर्द था, जो हम्म कुछ लोगों को अच्छा लगा। तो आपने दहेज प्रथा के बारे में बात की थी, तो कई केसेस आपके पास ऐसे भी आए होंगे जहाँ पे लड़कियों ने हुँ, यू नो एक तो ये था कि एक एस्पेक्ट ये था कि उन्होंने आके बोला कि हम हुँ, अच्छी तो सिंपल शादी करना चाहेंगे, हुँ। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दहेज के लिए लड़कियों को एकदम परेशान कर हाँ, देते हैं। हाँ। तो वैसे भी केसेस आते ही होंगे आपके पास में। बहुत अभी तो हम बहुत ज़्यादा केस नहीं लेते, फिर भी कोई बड़ा स्पेसिफ़िक जिसमें मुस्लिम एंगल है और फँस गया है मामला, तो हम ज़रूर ले लेते हैं कि जैसे उसकी मान लो तलाक़ एहसन का मामला आ गया, कुछ ऐसा आ गया जो फँस रहा है, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, या खुला का मामला, तो हम ले लेते हैं। तो ऐसे तमाम मामले हम लोग के पास आए हैं जिसमें बाकायदा हमारी टीम गई है, घर से पूरा-पूरा दहेज निकाल के लाई है, कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं। जैसे घर दहेज रख लिया, जेवर रख लिया, लड़की को भगा दिया, ये भी हम्म होता है ना। तो हमारे साथ हम लोगों ने ये भी किया है, बहुत किया ये, कि घर से पूरा पूरा दहेज निकलवाया। और बॉम्बे से कोई आई है पार्टी की, हमारी शादी लखनऊ में हुई थी, ऐसा ऐसा हो गया, पूरा उनका सोना दहेज निकाल के हमारे ऑफिस में रखा गया, वो सब बेचारे लेके गए, है ना। ये सब काम बहुत पर बहुत इसके किया। बाद उन लोगों ने परेशान भी तो करने की कोशिश की होगी, ऐसा तो है नहीं कि इसको रिटेलिएट ना किया हो उन लोगों ने। नहीं, फिर ये है कि आपने ये समझौता कराया और उनका सामान वापस देके दोनों पार्टी का एग्रीमेंट कराना, स्टैम्प पेपर पे कराना कि अब हम्म दहेज के लिए हम दोनों एक दूसरे पे मुकदमा नहीं करेंगे, ये सब भी तमाम मामले हम्म आते रहे हैं। ओके। तो अगर हम एक बात करें जी। नाइश हसन जी के बारे में, हम्म, कि नाइश हसन कौन है, इनके बारे में जाना, तो क्या हम ये कह सकते हैं जितनी आपसे अभी बातचीत हुई है, जी। मेरे हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि नाइश हसन इज अ रेबल। हाँ, कह सकते हैं। हमें खुशी है हाँ। ये, क्योंकि हम अपनी हमारी कोई ऐसी तस्वीर नहीं है कि बहुत नाज़ुक और बहुत ही यस यस मैम वाली। हमको हम्म अच्छा लगता है संघर्ष करना, हम्म विद्रोह हम्म करना, और जो चीज़ें सही नहीं है उनके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाना। वक़्त के साथ वो बदलता भी जाता है। जब हम लोग 20-22 साल की उम्र से हम लोग एक्टिविज़्म में आ गए, फिर हम्म तब से जो एक पूरा एक दौर गुज़रा, तो खूब सड़कों पे दिन-रात प्रोटेस्ट और पदयात्राएँ, 80-80, 90-90 किलोमीटर पैदल चलना, ये सब किया। हाँ, अब उसका रूप थोड़ा-सा बदल गया है। हम्म लिख के जो औरतों के सवाल हैं, उसको लिख के, बोल के, कभी उनके बीच जाके, ऐसे अब उठा रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है, मुझे पसंद है ये रेबेल टाइटल। हाँ। हाँ, तो एक चीज ये भी है कि आप हमेशा से लखनऊ में रही हैं, सुल्तानपुर से से आने के बाद, आने के हाँ, बाद में। हाँ, जी, जी। तो यहाँ लखनऊ ने क्या रोल प्ले किया है आपको शेप करने में, कि एक एक आइडियोलॉजी में, या फिर एक मुकाम देने में, एक एक प्लेटफॉर्म देने के लिए लखनऊ का कितना रोल रहा अरे है बहुत इसमें? बड़ा रोल है। लखनऊ तो वैसे भी हमारे दिल में बसता रहा है हमेशा ही, और क्योंकि हम लोग की ज़बान, हमारा ताल्लुक हमेशा से ही रहा था, सब लोग रहते ही रहे, और जब से हम मुकम्मल तौर पे रहने लगे, उसको भी एक अरसे दराज की बात हो गई। हम्म तो लेकिन लखनऊ ने बहुत रोल प्ले किया, जैसे चीज़ों को समझने में, जानने में, ज़बान में, लोगों के काम को समझने में। जो हमसे पहले तमाम औरतें थी, यहाँ के भी तमाम नामवर लोग रहे हैं, उनसे सीखने में बहुत कुछ लखनऊ का एक अहम किरदार है। तो हुँ, लखनऊ के बदलते रंग भी देखे होंगे आपने। जी। तो एक्टिविज्म के फील्ड में अगर हम बात करें, हुँ, तो क्या चेंजेस आए हैं जब आप लखनऊ में पहली बार आई थी, आपने अपना एक्टिविज्म की जर्नी शुरू की, हुँ, और आज जो करंट सिनेरियो है उसमें क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, नेगेटिव चेंजेस, किस तरह का जी। बदलाव आपने देखा है? बदलाव बहुत अच्छा बदलाव ये कहेंगे, जब हम लोग बहुत लड़ा करते थे सड़कों पे, तब बहुत ज़्यादा लड़कियाँ नहीं होती थी।
हम्म, अब बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं, मतलब बहुत कम उम्र की लड़कियां, जैसे 18-20 साल वाली, जैसे मतलब हम लोग भी उसी उम्र में आए थे, हम्म, लेकिन अब बहुत तादाद दिखती है हमेशा किसी मोर्चे। और पढ़ी लिखी लड़कियां, हम्म, ये नहीं कि खाली स्लम की लड़कियां आई हैं या डिप्राइव क्लास है, पढ़ी लिखी लड़कियां भी खूब आ रही हैं। और इस बात को कि औरत का सवाल जिंदा रहे, बहुत मिलजुल के उठाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये एक हमें पॉजिटिव चेंज लगता है। जो लखनऊ में पहले गिने चुने लोग थे, जैसे हम्म, हमारे से पहले जो लोग थे, तो उसमें हम आपको कह सकते हैं कि मुस्लिम औरतें तो शायद 3-4 थी, उंगलियों पे आप उन्हें गिन सकते हैं। और जो नॉन मुस्लिम औरतें थी, वो भी शायद 8-10 से ज्यादा नहीं थी। तो लेकिन अब वो एक बड़ा बदलाव आ गया है औरत के हवाले से अगर बात हो। वैसे तो हर चीज में बदलाव आया है, हम्म, लेकिन इस हवाले से भी एक बड़ा बदलाव है कि तमाम औरतें लड़कियां पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, सड़क पे आ रही हैं, लिख रही हैं, तो जो बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो आपके हिसाब से ऐसे और क्या कदम हैं जिनसे आप अ, महिलाओं को एम्पावर कर सकती हैं, एक एक प्लेटफॉर्म दे सकती हैं या उनको समझा सकती हैं कि अपने लिए एक आवाज उठाओ, अपने लिए एक स्टैंड लो? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, हम्म। जो बहुत एजुकेटेड नहीं होती, स्पेशली उन फैमिलीज में, हम्म। कि लड़कियों को बहुत दबा के रखा जाता है। जी तो हाँ। वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी बात आगे आके रख सकें। तो ऐसे केसेस में हम्म। कैसे लोगों को आगे आना चाहिए, कैसे अपनी आवाज उठानी चाहिए, और आप लोगों ने क्या इस चीज के लिए किया है? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सिर्फ लड़कियों को एक बिग पुश देने की ज़रूरत होती है। आपने एक पुश दिया, हम्म, वो बहुत आगे चली जाती हैं। अब पहले जैसी बात नहीं है ना, अब उनको तमाम चीज़ें पढ़ने को मिले। हम लोग ये अकबर नगर जाते थे, स्लम में, वहाँ की लड़कियों से मिलते-जुलते थे, और भी बांसमंडी जाते थे, मुत्तकीपुर, कई इलाकों में। हम अब ये देख रहे हैं कि हर लड़की के पास मोबाइल है, हम्म, तो वो बहुत अपडेटेड है। वो उसे ये पता है कि फलानी जगह ऐसा मामला हुआ, उसे पता है कि बंगाल में क्या हुआ, कलकत्ता हम्म, में, उसे पता है अयोध्या में क्या हुआ था रेप केस में। तो अब हम लोग को वो रोल हमारा नहीं रहा कि उसको डिक्टेट करना पड़े, देखो तुम्हारे यहाँ ये हुआ। अब हम्म, लड़कियां जानती हैं, सिर्फ उन्हें दरिंदों से बचना है। जैसे वो स्कूल के लिए निकल रही हैं, तो वहां हमको ऐसा लगता है कि लड़की को सिर्फ एक गाइड करने और हल्का सा पुश देने की, और बड़ा रोल है जो हमारे तमाम हेल्पलाइन हैं, जो हमारी सरकार की तमाम पॉलिसीज हैं, सरकार के प्रोग्राम हैं, वो ग्राउंड पे ठीक से चले, हम्म, जो मुझे लगता है नहीं चल रहे। एक एफआईआर कराना अभी भी एक लड़की औरत हम आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है। ये हो खाली 10-15 दिन का कैंपेन चला के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या हम बेटियों को, बेटियां बेटियां क्यों तब याद आता है जब बेटियों के साथ कुछ होता है। गलत हो रहा हो, जब हाँ। बेटियां नॉर्मल अपने स्कूल जा रही हैं, तब उनको कोई नहीं देखता कि कोई फॉलो कर रहा है, लड़की ने खुदकुशी कर ली, कोई उसको सुन नहीं रहा है, थाने ने नहीं सुना। तो हमें लगता है कि सरकार का सिस्टम अगर मजबूत होगा, जमीन पे भी, हम्म, अखबार में नहीं, बड़ी हम्म, बड़ी हेडिंग में नहीं, जमीन पे भी मजबूत होगा, तो हालात तेजी से बदलेंगे। क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें जो लड़की नहीं बोल पाती वो रिकॉर्ड करके डालती है भाई। हम्म, साक्षी ने क्या किया था, रिकॉर्ड करके ही तो डाला था बरेली की, हम्म, कि वो, उसको डर है, उसने एक लड़के से शादी का चुनाव किया है, जो लड़का दलित है, उसे मार दिया जाएगा, तभी तो सब लोग उसके साथ जुड़ गए थे। हम्म, तो ये फर्क है। पर मुझे लगता है सरकार की अभी कमजोरियां बहुत है, औरत के सवाल को नजरअंदाज किया जा वो रहा है। आई थिंक एक वक्त के साथ में वो बदलाव आएगा। हम्म। वो टाइम ले रहा है, बट कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सोच को भी इस पुरानी जो हाँ सोच है हाँ। उसको छोड़ना पड़ेगा। एक हम्म। प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ जब आगे बढ़ेंगे तभी कोई बदलाव आ सकता है, और इसके लिए आई थिंक बहुत जरूरी है कि महिलाओं की आवाज सुनी जाए, और सुनी उनको, जाए। उनके साथ अगर गलत हुआ है तो उसको अक्नॉलेज किया जाए, उसके लिए हाँ, जो कल्प्रिट है उसको सजा दे, ना कि जो विक्टिम है उसी को आप बिल्कुल परेशान करें ब्लेम अपने करें सवालों उसी से। को। हाँ, क्योंकि जो कि अक्सर हमारे सिर्फ भारत की क्या बात करें, ये बाहर देशों में भी ये पूरे दुनिया होता में। है। हाँ। तो और क्या आपके साथ बाहर के भी कुछ एनजीओज वगैरह जुड़े हुए हैं जहाँ पे कुछ हेल्प मिलती है, या फिर आप लोग बाहर लोगों की मदद करते हैं लखनऊ के बाहर?
लखनऊ के बाहर तो तमाम जगह हम लोग तो पूरे देश में काम करते थे हम्म। कि तभी तो इतने चीज़ों की मालूमात भी हुई। उत्तर प्रदेश में तो बहुत जगह हम लोग जाते आते थे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और जौनपुर, ये पूरी बेल्ट हम लोग खूब घूमे हैं, खूब काम किया है। तो इस वजह से एक बड़ा नेटवर्क हो गया औरतों का। अभी भी तमाम औरतें काम कर रही हैं। अभी हम वैसे एक्टिव नहीं कि रोज़ हम केस वर्क करें, रोज़ हम प्रोटेस्ट करें। खैर प्रोटेस्ट की अब सरकार ने वही ख़त्म कर दी है, लेकिन लोग बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग बाहर भी हमेशा जाते रहे हैं। तो आप लोग छोटी-छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में भी कुछ जी, आप लोग ने स्टेप्स हमने लिए? शुरुआत ही की थी कुछ ₹1 का चंदा इकट्ठा करके। अच्छा, ₹1 से शुरू किए थे। तो इस बारे में थोड़ा और हमें हाँ, बताएँगे? हम लोग ने एक बनाया था गुल्लक कि ₹1 आप हुँ। सपोर्ट दीजिए, और फिर उससे हमने 56 लड़कियों को स्कूल भेजा था। वो लड़कियां जिनके घर वाले कहते अरे क्या करेंगी, अभी इनकी शादी होने वाली है, मंगनी हो गई है, ऐसी ऐसी बातें करते थे। हम लोगों ने 56 से किया, फिर 56 को हम 300 तक ले गए थे। 56 बच्चों को से हुँ। फिर हम धीरे 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 बढ़ा के 300 ले गए। फिर हमने चंदा साल में एक बार हम लेते थे चंदा, और पूरे साल नहीं, कि फीस का होता है ना, भारी पड़ जाता था। हुँ। जैसे अब हम सबको प्राइमरी स्कूल में नहीं डाल सकते, और कोई लड़की 12th में है, कोई 11th में है, कोई ग्रेजुएशन में है, हुँ। तो हमें एक होता था, हम लोग जैसे जून में पूरा प्लान कर लेते थे कि हमारे पास हमारे कितने बच्चे हैं और उनके स्कूल में कितनी कितनी फीस है, तो हम रेज करते थे, पब्लिक से ही रेज करते थे। कुछ हमने डॉलर्स में भी रेज किए थे, अच्छा, ओके। हमेशा हुँ। करते थे। तो साल में एक बार, तो उससे हमने बच्चों को तालीम एक ज़रिया बनाया। फिर उसके बाद उनको जेंडर ट्रेनिंग देना, और उनको वायलेंस के बारे में समझाना, हुँ। उनकी क्लासेस लेना, कहानी की क्लास चलना, कहानी किस्से के ज़रिए उनको। फिर जब लोगों का विश्वास पेरेंट्स का बढ़ गया, तो लड़कियां हमारे साथ दिल्ली, बॉम्बे, इलाहाबाद, यहाँ वहाँ खूब भेज दे। तब कहते थे बहन जी जब आप भेजियो जाइयो तब हम भेजबे ऐसे नहीं। तो फिर इतना विश्वास हो वो गया, एक ट्रस्ट फैक्टर एक बन गया, ट्रस्ट। हाँ, हाँ, जो बहुत ज़रूरी भी है हाँ, ना ऐसे में। हाँ, अच्छा, एक मेरा सवाल है आउट हाँ, ऑफ क्यूरियोसिटी कि जैसे आप मुस्लिम लड़कियों के साथ काम करते हैं, छोटी हो हर एज ग्रुप के साथ में आप हुँ, पढ़ाई-लिखाई में भी हुँ, काम करते हैं, अगर हुँ, वो किसी वॉयलेंस का शिकार हैं, तो हाँ, उसमें भी आप उसकी मदद करती हैं। हुँ, तो ऐसे में जो हमारी जो मेल सेक्शन है, हम उनकी अगर बात करें, हुँ, तो कई बार होता है क्योंकि आप उसी मेंटालिटी से निकल के आ रहे हो, जो आपके घर में आप देख रहे हो होते हुए हुँ, आगे आप वही चीज़ करते हो, वो इम्बाइब हो जाता है आपके जी, अंदर, जी, यू नो। हुँ, इवन दो इट्स अ चॉइस कि आप उसको अपने साथ लेके चलते हो उस आइडियोलॉजी को, या यू ड्रॉप इट एंड आप अपना अलग से एक सोच बनाते हो। हुँ, बट कई बार ऐसा भी होता होगा कि कई कुछ लड़के भी जिनसे भी आमना-सामना हुआ, जिनकी आइडियोलॉजी आपको देख के लगता होगा, और बहुत यंग लड़के, हुँ। कि बहुत ही खराब सोच है। तो ऐसे में क्या करते हैं आप लोग? हम लोग के साथ कुछ अच्छी सोच के लड़के पहले जुड़े थे। वो उनका रोल ये होता था, जब वो बात करते थे दूसरे लड़कों से, तो वो उनको चेंज करते थे। हुँ। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं कि तमाम कम उम्र के लड़के हैं और बहुत ख़राब सोच रखते हैं औरत के बारे में या लड़कियों के बारे में, उसे क्या करना चाहिए, ये उनकी परवरिश से आया होता है। हुँ। धीरे-धीरे बातचीत का अगर आपको मौका मिलता है, तो आप इसको काउंसलिंग, बातचीत से धीरे-धीरे ही उसको बदल सकते हैं। और हमने अपने तजर्बे से कह सकते हैं, देखा तो यही है कि लड़का हमेशा एक नेगेटिव सोच लेके ही आता है लड़की के बारे में। हुँ, हुँ। और फिर जब उसको सोच दी गई, तो उसकी जैसे लगता है दुनिया ही बदल गई। उसको लगा अरे हम कैसे सोचते थे? हम हुँ। क्या, हमारा ख़्याल क्या था? तो हमें लगता है कि पैट्रियार्की और ये जो होता है ना कि एक मेल शोविनिज़्म, वो हुँ। उसको ऐसा बनाता है, क्योंकि घर में कहा गया है, "अरे भाई जा रहा है उसको टिफ़िन दे दो, या तुम हुँ। बाद में चली जाना।" है ना? या भाई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तुम पाठशाला में पढ़ रही हो। तो वो भाई धीरे-धीरे समझ जाता है कि मेरी पोज़ीशन ज़्यादा हाई है घर में, तो वैसा ही वो बिहेव करता है। अपनी बहन के साथ तुरंत कंट्रोल करेगा, घर से बाहर क्यों खड़ी थी? छत से क्यों झाँक रही थी? ये हुँ। भाई करने लगता है और ना। हमेशा बड़े भाई नहीं, कई बार छोटे भाई भी ये छोटे करते भाई भी हैं। करते हैं, हुँ। छोटे भाई भी बड़ी बहन पे करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, और माँ-बाप उसको कभी रोकते नहीं। हुँ। वही बच्चा आगे जाके लड़कियों को छेड़ता है, बलात्कार करता है, जेल में मिलता है वही लड़का। हुँ। तो ये परवरिश का भी असर होता है। लेकिन अगर संपर्क में आते हैं लड़के, तो
99% कहते सकते हैं हम कि बदल के जाते हैं फिर। हम्म। नहीं आए तो हम लोग, इतनी बड़ा हमारा दायरा नहीं कि हम सबको बदल पाएंगे। वो हाँ। बात भी सही है, हाँ। बिकॉज एक एक लिमिट तक ही आप रीच आउट कर सकते हैं, हाँ। और जितने लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे आप उनको बता तो सकते हैं कि हम्म। ठीक है ये गलत है, या फिर उनके साथ बातचीत करके लगे कि हाँ चलो ठीक है, मतलब इनको सुधारा जा सकता है। हाँ। हम्म। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर आपको एक वर्ड ऑफ एडवाइस देना हो कि ऐसे क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए हम्म। खुद को एम्पावर करने के लिए, हम्म। तो आप क्या बोलेंगी? देखिए, खुद को एम्पावर करने के लिए लड़की को सबसे पहले नो कहना आना चाहिए। हम्म। नहीं कह पाती लड़कियां, हम तैयार नहीं होते हैं, हम कहीं स्कूल जा रहे हैं, हमें पता है कि हमें आज एग्जाम है, हम उसमें लगे, किसी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी। नो कहना आना चाहिए घर से बाहर तक, और अपनी बात कहने के लिए घर और बाहर लड़की को तैयार, वो जो होता है ना, लड़की बोलती है तो अच्छी नहीं लगती, खामोश रहो, मुस्कुराओ धीरे, हंसो धीरे। हम्म। लड़की को बोलना चाहिए, जायज बात कहनी चाहिए, और अपने जो आपके साथ गलत हो रहा है उसके लिए नो कहना आना चाहिए। हम्म। कि और कोई भी हो, आपका मामा, चाचा, रिश्तेदार, नौकर, भाई, कोई भी आपके साथ गलत कर, स्टॉप करना उसको आना चाहिए। अगर वो लड़की नहीं कर पाएगी तो वो हिम्मत उसके नहीं रहेगी, और ऐसे बच्चों का हम बड़े लोगों को हमेशा साथ देना चाहिए, हम्म। उन पे यकीन करना चाहिए पेरेंट्स को, है ना। सही बात। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स यकीन नहीं यकीन करते। नहीं करते, हाँ। वो बता रही मम्मी ऐसा हो रहा था, अरे चलो तुम भी तो आज बुंदा उंदा पहन के चली गई, नहीं जाया करो, मत जाना कल से। ऐसे नहीं, आप उससे पूछिए बेटा आपके हम्म। साथ क्या हो रहा है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो बच्ची में एक आत्मविश्वास तब बढ़ता है, और फिर उसको ना कहना सिखाइए, उसको गलत के खिलाफ बोलना सिखाइए, और तालीम दीजिए। तालीम सबसे बड़ा हथियार है जो हम्म। बहुत कुछ तोड़ सकता है। तो अगर आप तालीम नहीं देंगे तो वो कमज़ोर होती चली जाएगी। हम्म। उसे तालीम ज़रूर दीजिए। तालीम को कभी इससे बराबर मत कीजिए कि मैंने अपने बेटे को देखो आईआईटी में पढ़ाने के लिए इतना पैसा रखा है और 5 लाख इसके दहेज के लिए रखा है। इसको बराबर मत करिए। हम्म। आप मत दीजिए दहेज। हम्म। उसको अपनी मर्ज़ी से बाद में शादी करने दीजिए, लेकिन पढ़ाइए दोनों को बराबर। सही वो बात अभी भी नहीं हो रहा है वो ना। वक्त के साथ आईआईटी ही वाले होगा। दूल्हे जो हैं अभी भी करोड़पति दुल्हन हम्म। ढूंढ रहे हैं, तो उनका माइंडसेट देखिए कैसा बना और हुआ है पढ़े अभी। लिखे लोगों के हम्म। ऐसे माइंडसेट। हम्म। खैर वक्त आने पे ये वक्त से बदलाव भी बदलेगा, आएगा। हाँ बदलेगा, तमाम काफी लड़के बदले भी हैं। काफी कुछ बदलाव आ चुका है, और आगे भी ये जर्नी अभी भी चालू है, चलती बिल्कुल। रहेगी। और बिल्कुल। आई आई होप कि सब आगे जाके सब धीरे धीरे। मुद्दे खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम्म। जेंडर वायलेंस का मुद्दा ताउम्र चलेगा, हमेशा ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। बिल्कुल चलेगी, बस वही है कि एक ऑप्टिमिज्म के साथ अगर सोचे तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं हाँ कि ये बिल्कुल। चीज खत्म नहीं तो एटलीस्ट कम तो हो कम ही तो होगी, जाएंगे। देखिए तमाम कंट्रीज में ऐसा हाल नहीं है कि आप चल रहे हो आपको चलना मुश्किल हो, ऐसा हम्म। हाल नहीं है। तो वहां भी कभी बहुत ज्यादा था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी वैसा है। हम्म। कोई अगर गोरी लड़की आ गई, उसका चलना रोड पर मुश्किल हो जाता है, सही बाहर बात। से कोई कंट्री से। तो हम्म। कहीं हमारे जहनियत में ये पैबस्त हो गया है ना, हम्म। और उनको आप बहुत फ्री थिंकिंग का समझते हैं। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो आई हैं यहाँ विजिट करने, उनके साथ बुरा हुआ। तो कहीं हमारे ये जो यहाँ पैबस्त है उसको निकालना है कि नहीं, आपको अपने बेटे को भी ट्रेनिंग देनी है, बेटी को ही नहीं, बेटे को कहना है कि तुम 6 बजे के बाद क्यों आए घर में, कहाँ थे तुम, वो नहीं कोई पूछता ना। चलिए नाइस जी, आपके साथ बात करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, एंड काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, और काफी कुछ किया है आपने समाज के लिए, विच इज कमेंडेबल, बिकॉज इतने चैलेंजेस के बाद में भी डटे रहना और हार ना मानना ये सबके बस की बात नहीं है। हाँ फिर चलता है। तो इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बात कही। एंड तो ये थी कहानी नाइश्री की, और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको इन सब चीजों का इन सारे वायलेंस का, हिंसा का, या फिर दहेज हो गया, पर्दा हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पर अगर आप आवाज उठाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव आ ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।